हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल आर सर केमिस्ट्री कोच। आई होप सारे फिट एंड फाइन है। तो आज स्टार्ट करने वाले हम लोग बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, दैट इज आल्सो नोन एज द सीएफटी थ्योरी, व्हिच इज द पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेसन नंबर 9 क्लास 12। देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या, बताती क्या है। देखिए आप सब लोगों ने अभी तक जो सभी ने किया होगा, देखिए आप सभी एक चीज तो जानते हो कि जो डी ऑर्बिटल है हमारा, वो जनरली 5 पार्ट्स होते हैं डी ऑर्बिटल के। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। दीज आर द 5 ऑर्बिटल। लेकिन क्या होता है कि जब लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन इनके अंदर भरने शुरू करते हैं हम लोग, जब इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जाने शुरू करते हैं, लाइगेंड के जाएं, खुद के जाएं, जैसे भी हो, रिपल्शन जैसे होंगी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, और उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, रिपल्शन बढ़ने की वजह से यहां पे जो ऑर्बिटल्स होंगे, ये ऑर्बिटल्स अपनी हायर एनर्जी स्टेट के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी इनकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। ये बिल्कुल ऐसा कंसेप्ट है कि अगर 5 दोस्त एक पेड़ की एक डाली पे बैठे हैं और नीचे से उनको शेर दिखाई दे जाए, तो उस डाली पे बैठे नहीं रहेंगे, ना ही शेर के मजे लेंगे। वो क्या करेंगे, उसे ऊपर वाली जो डाली है उसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। जब वो उसे ऊपर वाली डाली पे जाएंगे तो आप कुछ ऐसा इमेजिन करके चलिए कि वो पहले यहां थे और अब वो कहां पहुंच चुके हैं, इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, यानी डाली के ऊपर वाले हिस्से पे चले गए। लेकिन यहां जाने के बाद में क्या प्रॉब्लम आ रही है, डाली बहुत कमजोर है, ये टूट सकती है। तो उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम में से 2 तो ऊपर वाली डाली पे जाएंगे और जो 3 है वो नीचे वाली डाली के ऊपर चले जाएंगे, यानी कि 2 हिस्से बना दिए। हम लोगों ने उसको ब्रेक कर दिया, लेकिन फिर भी ये इतना ब्रेक हुआ कि ये फिर भी इससे हायर एनर्जी के ऊपर ही रहेगा। इसकी जो मीडियम एनर्जी है, उस मीडियम एनर्जी से फिर भी यहां रहेगा, इससे हायर एनर्जी रहेगा। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से, फिर भी ये यहां पे रहेगा। लेकिन ये कौन से ऑर्बिटल्स है जिनके साथ ऐसा हुआ है? देखिए यहां पे जो ऑर्बिटल्स है वो हमारे डी एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, और जो नीचे वाले ऑर्बिटल थे हमारे, वो कौन से थे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ये तीनों की एनर्जी नीचे रह गई और बाकी 2 कहां चले गए? वो ऊपर चले गए। देखा जाए तो सेंट्रल लाइन से ये काफी गैप है बीच में, इनके सेंट्रल लाइन से इनके बीच में काफी गैप है, लेकिन वो गैप है कितना? तो मान के चलिए वो गैप को हम जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा ओ। हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा ओ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहां एक खास बात और ध्यान देने वाली है कि ठीक है डेल्टा ओ, लेकिन है क्या चीज ये डेल्टा ओ? डेल्टा ओ का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी। लेकिन ये किसके लिए? ओ का मतलब क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, 4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी तो आई, लेकिन किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या गई, ये जो सेंट्रल लाइन मैंने बनाई है इसे बोलते हैं बेरी सेंटर। ये जो सेंट्रल लाइन मैंने बनाई है इसे बोलते हैं बेरी सेंटर। अब बेरी सेंटर से अगर मैं दोनों लाइंस के बीच का गैप अगर यहां पे फाइंड आउट करूं, तो जो नीचे वाली लाइन का गैप है वो है 2/5 डेल्टा ओ, और जबकि ऊपर वाली लाइन से अगर मैं गैप काउंट करूं तो वो क्या है? 3/5 डेल्टा ओ, और 2/5 प्लस 3/5 डेल्टा ओ अगर मैं करके देखूं तो मेरे पास नेट वैल्यू जो बचेगी वो डेल्टा ओ ही बचेगी यहां से। तो जो नीचे वाले ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी कम है, इन सबको हम लोगों ने क्या नाम दिया? T2G। क्या नाम दिया? T2G। और जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं उनको हम लोगों ने नाम दिया EG। यानी कहने की बात ये, 5 दोस्त तक टूट चुके हैं, वहां पे अलग अलग हो चुके हैं। एक कुछ नीचे वाले टहनी पे चले गए, कुछ ऊपर वाले पे चले गए। नीचे वाली टहनी को हमने नाम दे दिया यहाँ पे T2G, और ऊपर वाली को हम लोगों ने नाम दे दिया EG। तो इन दोनों के बीच में काफी गैप आ गया। वो गैप क्या है? डेल्टा ओ का गैप है। लेकिन खास बात क्या है? एनर्जी अभी भी इससे ज्यादा है लेवल से। खास बात क्या है? एनर्जी इससे लेवल से अभी भी ज्यादा है। अब यहीं पे अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जगह पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, अगर हम किसको कंसीडर करें? टेट्राहेड्रल को, तो कहानी यहां थोड़ी सी अलग हो जाएगी। यहां पे जो 3 ऑर्बिटल्स आपने लोअर एनर्जी में बनाए थे वो चेंज हो जाएंगे 2 में, और जो आपने हायर एनर्जी के बनाए थे वो बन जाएंगे 3 में। फर्क सिर्फ इतना ही रहने वाला है, नीचे 2।
अब नीचे वालों का नाम क्या देंगे, T2, और ऊपर वालों का नाम क्या देंगे आप, E। ऊपर वालों का नाम दे दिया जाएगा E के साथ। आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गई। लेकिन टेट्रा मतलब पिछली बार तो सॉरी T2G और EG, लेकिन इस बार क्या है कि जब वो तीन दो नीचे आए तो नीचे वालों का नाम क्या आ गया, E, और ऊपर वालों का नाम क्या हमने दे दिया, T2। क्या नाम दे दिया हम लोगों ने, ये T2। आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गई। लेकिन खास बात क्या है कि ये जो दो ऑर्बिटल्स हम लोगों ने बनाए हैं, इन दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर ये जो है ऑर्बिटल, ये पिछली बारी जो हायर एनर्जी वाले थे dx² से y² एंड dz², वो ऑर्बिटल है। और ये कौन से ऑर्बिटल है, ये dxy, dyz और dzx ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन एनर्जी की बात करें, एनर्जी गैप के अंदर कोई खास चेंज नहीं आएगा। पिछली बार भी इन तीन की एनर्जी थी जो सेंट्रल लाइन से थी वो 2/5 पे थी, लेकिन इस बार डेल्टा T रहेगा। और जो नीचे वाली लाइन थी वो इस बार भी क्या रहेगी, 3/5 डेल्टा T रहेगी। लेकिन खास बात जो यहां जानने वाली है, इन दोनों के बीच का जो टोटल गैप है वो क्या रहेगा, डेल्टा T। यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, लेकिन ये किसके लिए होगी, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बस इतना ही डिफरेंस है कि एक मेरा किसके लिए आ गया, ऑक्टा के लिए, तो दूसरा मेरा किसके लिए आ गया, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। आई होप ये चीज क्लियर। अब पॉइंट ये आ जाता है कि ठीक है, ये तो समझ आ गया कि कुछ की एनर्जी हाई आ रही है ऑर्बिटल्स की, कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो आने लग रही है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि किन तो ऑर्बिटल की एनर्जी हाई है और किन ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो रहने वाली है। यहाँ पे देखिए, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई क्यों हुई है, देखिए मान लीजिए लाइगेंड आ रहा है यहाँ से, लाइगेंड में हम पहले भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है कि लाइगेंड्स क्या होते हैं और क्या चीज है। तो लाइगेंड्स के थ्रू क्या आने लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आने लग रहे हैं, चले आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो जो ऑर्बिटल तो इसकी डायरेक्शन में आ गए, जो ऑर्बिटल जो थे जो इस नेगेटिव चार्ज की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसकी डायरेक्शन में आ गए, वो क्या फील करेंगे, रिपल्शन। वो क्या फील करेंगे, रिपल्शन। और कोई भी चीज देखिए, जब रिपल्शन ज्यादा होती है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। वो एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई, क्योंकि रिपल्शन वहां बढ़ चुकी है। रिपल्शन के बढ़ने की वजह से एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। अब लेकिन अगर इधर से लाइगेंड आ रहा है, अब हमें पता है लाइगेंड पे जो चार्ज है, लाइगेंड क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहा है। चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो न्यूट्रल भी लिख लेते हैं हम लोग, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन अगर ऑर्बिटल क्या है, अवे है, उसकी तरफ नहीं है, ऑर्बिटल इज अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लाइगेंड। अगर लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन से वो क्या आ रहा है, ऑर्बिटल आपका दूर आने लग रहा है, और दूर आने लग रहा है तो रिपल्शन ऑब्वियसली उसको क्या होगी, फील कम होगी। रिपल्शन क्या होंगी, लेस फील होंगी। जब रिपल्शन लेस फील होंगी तो ऑब्वियसली बात है जो एनर्जी है, एनर्जी रहेगी वो भी क्या रहेगी, लो रहेगी। तो यही कारण है लो एनर्जी ऑर्बिटल बनने का और हाई एनर्जी ऑर्बिटल बनने का यहाँ पे। तो इन ऑर्बिटल्स को अंदर से अब सॉरी आगे डिटेल में और थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास ये ऑर्बिटल्स आए हैं इनको, इनके बीच की एनर्जी भी देखिए, ऑक्टाहेड्रल के केस में जो आया उसे हमने क्या बोला, डेल्टा ओ। उसको हम लोगों ने नाम दिया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को डेल्टा ओ, जो उनकी एनर्जी थी। और जबकि टेट्राहेड्रल आया उसके केस में जो एनर्जी का गैप आया उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, डेल्टा टी। तो यानी हमारे पास में दो एनर्जी लेवल्स आ गए यहाँ पे, एक डेल्टा ओ और दूसरा हमारे पास में क्या आ गया, डेल्टा टी। अब दोनों के बीच में कैसा, तो क्या रिलेशन है इनके बीच में, इनके बीच में जो रिलेशन आएगा, जो हमारा डेल्टा टी है वो 4/9 ऑफ डेल्टा ओ होगा। यानी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। लेकिन यहां जिस चीज को अब हम लोग को जानना है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिया तो मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज कैसे करूंगा, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज कैसे किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज करने पहले एक छोटी सी चीज देख लेते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, अब हम लोग जानते हैं
ये ऊपर वाले ऑर्बिटल थे और ये हमारे नीचे वाले ऑर्बिटल थे जिनका नाम था T2G और इनका नाम था EG, और इनके बीच में जो एनर्जी गैप है डेल्टा O। तो ये डेल्टा O की जो वैल्यू है वो लाइगेंड टू लाइगेंड क्या करेगी, वेरी करेगी। NH3 में ज्यादा हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड में बहुत ही ज्यादा हो गई, कुछ इस तरह से जिस मतलब लेवल लेते चले गए हम लोग, जैसे H2 है उसके लिए कम हुई, NH3 की उससे भी ज्यादा हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड की उससे भी ज्यादा हो गई। यानी मैंने डेल्टा O के बेसिस पे जितने मेरे पास उस टाइम पे लाइगेंड्स थे उन सारे लाइगेंड्स की मैंने क्या बना ली, एक सीरीज। जितने भी मेरे पास लाइगेंड्स थे उन लाइगेंड्स की मैंने क्या प्रिपेयर कर ली, एक सीरीज। और जो सीरीज मैंने प्रिपेयर करी उस सीरीज को मैंने क्या नाम दिया, उस सीरीज को मैंने नाम दे दिया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? इट इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग order of ligands on the basis of their delta O values। यानी डेल्टा O वैल्यूज क्या हैं, उसके बेसिस पे ये हम क्या करने लग रहे हैं, यहाँ पे उस जितने भी लाइगेंड्स हमारे पास हैं उन सबको अरेंज करने लग रहे हैं। अब देखते हैं है क्या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, कि जो वैल्यू आने लग रही है, मतलब एक सीरीज जो मेरे पास आने लग रही है, वो पूरी की पूरी सीरीज ये है हमारी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के सीरीज तो मैंने लिख दी। अब ये क्या बताने की कोशिश कर बता ये रही है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा गैप है किस किस के बीच में, ये गैप है CO के लिए। अगर ये CN होगा तो ये गैप थोड़ा छोटा हो जाएगा, यानी ऊपर वाला लेवल थोड़ा और पास आ जाएगा। अगर उसकी जगह NO2 होगा तो ये और पास आ जाएगा। मतलब क्या होगा कि जो ऑर्बिटल्स हैं ये EG वाले, ये उतना ही क्या होंगे, डाउन आते चले जाएंगे T2G के पास, और T2G क्या होगा, उतना ही अप आता चला जाएगा बेरी सेंटर के पास में। यानी दोनों के दोनों पास आते जाएंगे, गैप क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब ये गैप कम और ज्यादा क्या चीज मैं बात कर रहा हूं, देखिए एक मेरे पास ये लेवल है और दूसरा मेरे पास ये लेवल है। तो देखिए अगर मैं देखूं, मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन डालने शुरू करूं, यहां पे इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं। अब ये गैप बहुत बड़ा होने की वजह से मुझे इलेक्ट्रॉन यहीं के यहीं डालने पड़ेंगे, लेकिन यहां गैप कम होने की वजह से जो मेरे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर आराम से जंप करके पहुंच जाएंगे। जब ऐसा कुछ केस बनेगा तो इसका मतलब जो डेल्टा O की वैल्यू है वो लो है, और यहाँ पे डेल्टा O की जो वैल्यू है वो हाई है यहाँ पे केस में। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, अंदर ही यहीं पे पेयर कर जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे केस को आप क्या बोलते हैं, वीक फील्ड लाइगेंड। क्या नाम देते हैं, वीक फील्ड लाइगेंड। जबकि ये क्या चीज है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। ये क्या चीज है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। तो एक हमारे पास में क्या आ गया, वीक फील्ड लाइगेंड, और दूसरा हमारे पास में क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। तो मेरा ख्याल है आपको सबको ये चीज क्लैरिफाई हो गई है। अब देखिए इसको सीरीज को यूज करते हैं इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते टाइम हम किस तरह से यूज कर रहे हैं वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के कंसेप्ट को। तो देखिए ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई है मेरे पास में, मान लीजिए मेरे पास आ गया CrH2O6 और चार्ज आ गया 3 पॉजिटिव। मान लीजिए ये कुछ कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर देखिए जो H2O है वो क्या है, वीक फील्ड लाइगेंड। अब ये वीक और स्ट्रॉन्ग का हम लोग को कैसे पता लगेगा, इसका पता यहां से लगेगा। अगर तो मैं लाइगेंड यहां से यहां तक उठाने लग रहा हूं तो ये सारे के सारे आपके क्या आएंगे, वीक फील्ड लाइगेंड, वीक फील्ड लाइगेंड। लेकिन यहां से जितने भी आगे हैं दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। ये सारे के सारे क्या आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। तो ये क्या आ गया आपके पास में, वीक फील्ड लाइगेंड, जबकि ये क्या आ गया आपके पास में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट सबसे खास चीज क्या आई कि जो यहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम की जब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाऊंगा विद 3 पॉजिटिव, पहले 3 पॉजिटिव नहीं लिखते, नॉर्मल लिखते हैं, मैं पहले भी सिखा चुका हूं। तो क्या आएगा हमारे पास में, आर्गन 18, और क्या आएगा 3D में आ गया मेरे पास में 5, और 4s में क्या आ गया 1। लेकिन जब मेरा चार्ज क्या है 3 पॉजिटिव, यानी क्रोमियम 3 पॉजिटिव, तो अब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालने पड़ेंगे, और सबसे बाहर वाली शेल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो 4s क्या रह जाएगा 0, और 3D क्या हो जाएगा हमारे पास में, 3D रह जाएगा यहाँ पे 3। तो जब मैं इसके लिए इसी चीज को बनाने जाऊंगा तो NH3 के एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे। देखिए 3 ही इलेक्ट्रॉन है और तीनों के तीनों इस तरह से रहेंगे। लेकिन वहीं पे अगर ये केस ना होके मैं क्रोमियम की जगह पे देखिए कोबाल्ट को रख लेता हूं,
कोबाल्ट जो है उसका एटॉमिक नंबर 27 है, तो 27 के लिए जब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 4s2 और 3d क्या बनेगा मेरे पास में 7। जब ये 7 बनेगा और ये यहां से 3 इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहां से रिमूव करूंगा कोबाल्ट के केस में, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, यहाँ 4s0 3d क्या बन जाएगा मेरा यहाँ पे 6। यानी कौन सा इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये d6 सिस्टम है। यहाँ पे ये क्या आ गया आपके पास में d6 सिस्टम। और ये जो d6 सिस्टम आया, अब इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4 5 6 यहीं पे पेयर कर गए। तो जो कॉन्फ़िगरेशन बनी, नीचे वाले ऑर्बिटल्स को बोलते हैं T2g और ऊपर वाले को बोलते हैं Eg। तो क्या बन गई कॉन्फ़िगरेशन T2g6 Eg क्या बन गया 0। T2g6 और Eg क्या बन गया हमारे पास में 0। लेकिन सबसे खास बात क्या आ गई यहाँ पे, मैं अब इस एग्जांपल को नहीं लेता, मैं इसी का एक और फॉर्म एग्जांपल का ले रहा हूं। CO यहां आ गया F6 और चार्ज क्या अभी भी 3 पॉजिटिव। कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूं तो C कोबाल्ट पे वही कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3 पॉजिटिव फॉर्म में, अलग से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो 3D क्या आ रहा है मेरे पास में, 3D आ गया मेरे पास में 6 और 4s क्या आ गया मेरे पास में 0। लेकिन फिर से एक सबसे बड़ी बात क्या आ गई, सबसे बड़ी बात ये आई कि 3D की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, सॉरी 3D की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6। लेकिन इस बार जो ऑर्बिटल है वो पास पास है T2g और Eg वाले ऑर्बिटल। तो जब इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और फिर क्या होगा पेयरिंग 4 5 एंड 6, क्योंकि यहां F क्या है, वीक फील्ड लाइगेंड। ये देखिए ये रहा F क्या है, एक अपने आप में वीक फील्ड लाइगेंड है। अगर ये वीक फील्ड लाइगेंड है तो ऑटोमेटिकली अब जो कॉन्फ़िगरेशन मैं यहां लिखूंगा वो क्या बनेगी T2g 4 और Eg क्या बन जाएगी 2। तो देखिए कितना ध्यान से, कितना आसानी से ये समझ आ रहा है। तो वीक फील्ड, बस आपने जब भी अटेम्प्टेशन देनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सोचना है तो हमेशा ध्यान रखना आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट द स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और द वीक फील्ड लाइगेंड, क्योंकि कभी भी आप डायरेक्ट इनको नहीं कर पाएंगे। एक ही सिस्टम दो अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग के लिए और दूसरा वीक के लिए। तो ये चीज ध्यान रखना है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब इसी के साथ हम लोग आगे मूव करते हैं कि ये चीजें किस तरह से हमें हेल्प कर रही हैं। देखिए ये चीजें किस तरह से हेल्प कर रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये हमें बताने में हेल्प कर रही है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें एक टर्म आई थी डीडी ट्रांजिशन। ये डीडी ट्रांजिशन को बताने में हेल्प कर रही है। कैसे, देखिए लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स हमारे पास आ गए, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स आ गए T2g Eg, और यहां पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए D3 ही सिस्टम मान रहा हूं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं T2g के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को, एब्जॉर्ब एनर्जी, वो एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एंड आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी वो T2g के इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, मूव टू Eg ऑर्बिटल। यानी T2g ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया यहां से, एंड दे गो टू Eg ऑर्बिटल। और जब ये Eg ऑर्बिटल में हमेशा तो रह नहीं सकते, तो वापस कभी ना कभी तो आएंगे। तो जब ये Eg से वापस कहां आएंगे, T2g में, दे लूज देयर एनर्जी, दे विल लूज देयर एनर्जी। वो एनर्जी को क्या करेंगे, लूज करेंगे। और एनर्जी को वो किस फॉर्म में लूज करेंगे, अपनी जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में लूज करेंगे, वो अपनी एनर्जी कलरेशन की फॉर्म में, कलरेशन की फॉर्म में। और यही कलरेशन शो होती है। जैसे एग्जांपल, एक नॉर्मल लोहे को जब मैं गर्म करता हूं तो गर्म करने के बाद वो अपनी नॉर्मल जो कलर होता है ग्रे, उससे वो चेंज होना शुरू होता है रेड कलर में। यानी वो रेड कलर में अगर हम पहुंचा रहे हैं तो इसका मतलब क्या, एनर्जी अब्सॉर्ब कर करके पहुंचा वहां, और उसके बाद वो रेड कलर की एनर्जी को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहे हैं। तो वो किसका बेस्ट एग्जांपल आ गया, डीडी ट्रांजिशन का। या एग्जांपल ले लीजिए कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है वो होता है व्हाइट, लेकिन जैसे मैं इसको पानी के अंदर डालता हूं तो ये इमीडिएटली ब्लू कलरेशन देना शुरू कर देता है, क्योंकि लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन, लाइगेंड्स की वजह से जो कॉपर के इलेक्ट्रॉन है वो अपनी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट मतलब T2g से कहां जाने लग रहे हैं, Eg में जाने लग रहे हैं। तो Eg से जब वापस T2g में आएंगे, दिस शोज द कलरेशन। और वो कलर कैसा होगा, मेनली ब्लू कलर। वो कैसा कलर होगा, मेनली ब्लू कलर। इसी चीज को आप मैग्नेटिक बिहेवियर के साथ में भी कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे,
कैसे हम इसे मैग्नेटिक बिहेवियर के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं, चेक करें। मैग्नेटिक बिहेवियर हमें सिर्फ देखिए, अभी अगर मैं बात करूं इसी एग्जांपल की, हमारे पास में ये D6 का एग्जांपल था, D6 सिस्टम का, लेकिन NH3 मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो मेरे सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पे पेयर कर गए थे, ऊपर वाले ऑर्बिटल में कोई नहीं था, तो इसका जो नेचर है वो क्या है, डायामैग्नेटिक, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पेयर कर गए। लेकिन यही सिस्टम मेरा जब मैंने F6 के साथ में देखा, यहां पे 3 नेगेटिव चार्ज, तो कोबाल्ट का वही 3 पॉजिटिव चार्ज में जो मेरे पास बना, D6 सिस्टम बना। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि F क्या था, एक वीक फील्ड लाइगेंड। इस वजह से जो मेरा सिस्टम बना वो क्या बना, वो पैरामैग्नेटिक बन गया। क्या बना, पैरामैग्नेटिक। जो नेचर आया कंपाउंड का, जो मैग्नेटिक मूवमेंट आई, वो क्या बनी, पैरामैग्नेटिक मूवमेंट आई है वहां पे। बाकी मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को लास्ट वीडियो में कवर अप किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, अब वहां जाके इसको अच्छे से देख सकते हो। अब मूव करते हैं अगले पार्ट के ऊपर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो हम लोगों ने किया था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। हम देखिए मूव करते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मतलब डेल्टा O या डेल्टा T को कौन अफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले क्या आ गया, नेचर ऑफ लाइगेंड। देखिए लाइगेंड हम लोग दो तरह के कर चुके हैं, एक हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, जिनका डेल्टा O क्या है, हाई। जबकि सेकंड कौन से आगे हमारे, वीक फील्ड लाइगेंड, वीक फील्ड लाइगेंड। वीक फील्ड लाइगेंड के केस में डेल्टा O की वैल्यू क्या रहेगी, लो। ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने डिस्कस किया इसी चीज को। ऑक्सीडेशन स्टेट में देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो डेल्टा O की वैल्यू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट के। ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उतनी ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दैट इज डेल्टा O की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ मेटल आयन की, तो नेचर ऑफ मेटल आयन में देखिए जो 3D वाले हैं वो ज्यादातर किस फॉर्म को बनाने की कोशिश करते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को। वो ज्यादातर टेंडेंसी किस चीज की रखते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को बनाने की। लेकिन जहां पे हमारे पास 4D एंड 5D वाले आ गए, दे हैव द 5D वाले, दे जनरली फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मेनली कौन से बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जबकि ये आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब कहने का बात यह है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मतलब इन शॉर्ट में अगर यहां से ट्रिक पे देखो तो लो स्पिन का मतलब है ये मेनली स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के साथ बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जबकि ये 3D वाले ये मेनली किसके साथ बनाएंगे, वीक फील्ड लाइगेंड के साथ में, वीक फील्ड लाइगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ये। अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ज्योमेट्री। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डेल्टा T है वो डेल्टा O का 4/9 है, यानी इनकी जो कॉम्प्लेक्सेस की एनर्जी है वो भी उसके कंपैरिजन में क्या रहेगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है टेट्राहेड्रल की 4/9 टाइम्स रहेगी किसकी, डेल्टा O के कंपैरिजन, मतलब डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के कंपैरिजन में काफी लो रहेगा। आई होप ये चीज सारी क्लैरिफाई हो गई है। हम बात करते हैं यहां से स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक मेटल है, वो आगे जाके 4 लाइगेंड्स के साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है Ml4। तो जब मैं यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स लगाता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने की कोशिश करता हूँ, तो जो रेट किसके इक्वल आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन जो हमारे पास में बना है प्रोडक्ट, अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L, और L की पावर क्या आ गई 4। देखिए मैं इसको जनरली किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बीटा के साथ, और इसे मान रहा हूं बीटा को ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के साथ स्टडी करने लग रहे हैं। लेकिन यह खास बात आ गई, अब चारों के चार लाइगेंड एक साथ से जाके तो मेटल पे अटैच होने से रहे,
कोई ना कोई तो धीरे धीरे अटैच हुआ होंगे। किस तरह से, देखिए कि पहले जो मेटल है उसके साथ एक लाइगेंड अटैच हुआ, उसने क्या बनाया अपना Ml। जब मैं इसके लिए यहाँ पे K1 को देखता हूँ, रेट कांस्टेंट को स्टडी करता हूँ, तो Ml1 अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L बन गया। वहीं पे जो ये Ml बना है, ऑब्वियसली बात है अब ये सेकंड लाइगेंड, क्योंकि टोटल मेरे पास में 4 लाइगेंड है, जब सेकंड लाइगेंड के साथ अटैच होगा तो क्या बनेगा मेरे पास Ml2। तो मैं यहां से किसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, Ml2। तो क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml2 अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। जब इसी चीज को मैं थर्ड पे लेके जाऊंगा, थर्ड स्टेप के ऊपर, तो Ml2 एक और लाइगेंड के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा अपना Ml3। और जब वो Ml3 बनाएगा तो मैं इसमें क्या कैलकुलेट करूंगा, K3, जहां पे ये क्या बनेगा Ml3 अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml2 इंटू में क्या आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। अगर मेरे पास ये एक बार Ml3 बन गया तो ऑब्वियसली बात है ये लास्ट स्टेप में कंबाइन करके क्या बना देगा Ml4। और जब ये Ml4 बनाएगा तो मैं जब इसके लिए K4 को कैलकुलेट करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास में Ml4 अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M इंटू में कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी L। ये बन गया मेरे पास में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml3, सॉरी, इस तरह से। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, मैं इन सभी को मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कि जो मेरे पास K1 की वैल्यू आ रही है इंटू में जो मेरे पास K2 की वैल्यू आ रही है इंटू K3 इंटू में मैं K4 करता हूँ तो मेरा क्या बनेगा। देखिए K1 की जो वैल्यू थी वो थी Ml अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। वहीं पे जब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर गए तो यहाँ पे क्या बना मेरे पास में Ml2 अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। जब मैं स्टेप नंबर 3 के ऊपर पहुंचा तो मेरे पास क्या आ गया Ml3 अपॉन में क्या आ गया Ml2 इंटू में क्या आ गया L। और जब लास्ट स्टेप को देखें उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया Ml4 अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml3 इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। तो ये तो चीजें कैंसिल होती जा रही हैं आगे आगे। तो नेट फैक्टर अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या बचा, K1 इंटू में K2 इंटू में K3 इंटू में K4, क्या बच गया मेरे पास में Ml4 अपॉन में M इंटू में क्या आ गया L। लेकिन खास बात क्या आ गई, फिर से खास बात ये आई है कि जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये तो चीज मेरी वही जो मेरा बीटा था वही आने लग रहा है। यानी जब मैं इनको स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इट गेट इक्वल टू द बीटा, मतलब ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जहां पे K1, K2, K3 एंड K4 को हम क्या नाम देते हैं, आर कॉल्ड स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट मैं इसको नाम देता हूं। ये बन गया मेरा स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं या फिर मैं इनके ऊपर लॉग लगाऊं तो मेरे पास जो वैल्यू आने लग रही है log ऑफ K1 प्लस log ऑफ K2 प्लस log ऑफ K3 प्लस log ऑफ K4 इज इक्वल टू log ऑफ बीटा। यानी अगर मुझे इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मुझे log कैलकुलेट करके उनको ऐड करना है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे log का मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। log K1, K2, K3, log K4 इज इक्वल टू log ऑफ A प्लस log ऑफ B प्लस log ऑफ C प्लस log ऑफ D, वहां पे मैंने अप्लाई कर दिया और मेरे पास डायरेक्ट मेरे पास क्या आ गया, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है ना किसी भी कॉम्प्लेक्स का, डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम KD के साथ डिनोट किया करते थे, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो हमेशा याद रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी कांस्टेंट के। किसके, स्टेबिलिटी कांस्टेंट के। यानी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट हमारे पास में आएगी उतनी ही डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। जितना मैं स्टेबिलिटी बढ़ाऊंगा उतना डिसोसिएशन भी क्या होगा, कम होता चला जाएगा। आई होप ये चीजें क्लैरिफाई हो गई। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक है ये चीज समझ आ गई स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट का इफेक्ट क्या आने लग रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज को अफेक्ट करने लग रहे हैं, स्टेबिलिटी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करने लग रहे हैं यहाँ पे। तो इस चीज को आगे फर्दर देखते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट ताकि मैं इसको इरेज कर सकूं। अब देखिए बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। कौन कौन सी चीजें हैं जो इनकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले क्या आ गया, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। देखिए सेंट्रल मेटल एटम देखिए मेरे पास दो ही, किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर दो ही चीजें हैं। एक तो मेरे पास क्या सेंट्रल मेटल एटम और दूसरी क्या चीज आ रही है, लाइगेंड।
तो जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे ये दो ही चीजें अफेक्ट करेंगे। देखिए चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम से क्या मतलब है, चार्ज से याद रखना कि जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, तो जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, चार्ज के ऊपर। जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी जो Fe2 पॉजिटिव के कॉम्प्लेक्स है उनसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी Fe3 पॉजिटिव वाले कॉम्प्लेक्सेस की। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज क्या है वो ज्यादा होता जा रहा है। दूसरा आ गया साइज ऑफ मेटल आयन। यहाँ पे जो इफेक्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो इफेक्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। देखिए स्टेबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखिए यहाँ पे इरविन विलियम ऑर्डर आ जाता है हमारे पास में, जो Mn2 पॉजिटिव है उससे ज्यादा जो स्टेबिलिटी है वो आयरन 2 पॉजिटिव के कंपाउंड्स की है। आयरन 2 पॉजिटिव से ज्यादा स्टेबिलिटी कोबाल्ट के 2 पॉजिटिव की, और उससे ज्यादा स्टेबिलिटी है निकल के 2 पॉजिटिव की, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी है कॉपर के 2 पॉजिटिव की, और उससे भी ज्यादा स्टेबिलिटी है आपके जिंक के 2 पॉजिटिव की। ये जो ऑर्डर में देख रहा हूं तो देखिए साइज जो है वो जिंक का सबसे छोटा है। क्यों, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, तो साइज जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है तो जिंक का साइज ऑब्वियसली छोटा होता जा रहा है। तो ये जो बनेगा मेरे पास में, ये क्या चीज बन गई, इरविन विलियम ऑर्डर। क्या आ गया मेरे पास में, इरविन विलियम ऑर्डर। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, देखिए यहां दो क्लास आ जाती है हमारे पास में, एक क्लास ए आ जाती है और दूसरी आ जाती है क्लास बी। देखिए क्लास ए के अंदर क्या आ रहे हैं, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 6 तक के सारे एलिमेंट्स। देखिए क्यों, क्योंकि 1 से लेके 6 तक हाफ शेल भी नहीं भर पाएगा पूरा। एस में जाएंगे, एस के बाद डी में जाएंगे, तो 1 से लेके 6 तक जो इनर कोर है ना वो इतनी ज्यादा रिपल्शन फील नहीं कर पाएंगे। और ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं फिर वो आराम से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके जो ग्रुप, इनके जो एटम्स हैं आराम से बॉन्ड बना लेंगे वो आराम से। लेकिन यहां पे क्या आएंगे, ग्रुप 6 से बाद वाले मेंबर्स आएंगे, ग्रुप 6 से लगा के मान लीजिए 12 तक के मेंबर्स आ गए। अब ये हैवी ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं, इनका इनर डी ऑर्बिटल भी काफी हद तक भरा हुआ है। अब अगर ये काफी हद तक भरा हुआ है तो इनके जो ग्रुप्स है वो इनके साथ नहीं बल्कि इनके ग्रुप के साथ में कंपाउंड बनाएंगे, जैसे नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक। तो ये बड़े बड़े जो ग्रुप्स जो इनके नीचे आएंगे तीनों के, जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन वाले ग्रुप्स हैं, बाकी एलिमेंट्स के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना पाएंगे ग्रुप बी के अंदर जो आएंगे। तो यानी खास बात क्या है कि क्लास ए के अंदर सारे के सारे क्या होंगे, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले ग्रुप होंगे, जबकि क्लास बी के अंदर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वो थोड़ा कम होगा। अब बात करें चिलेट इफेक्ट की, देखिए जो मल्टी टाइटेंट लाइगेंड है, जैसे मेरे पास कोबाल्ट आ गया, कोबाल्ट के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया EN को। अब EN क्या होता है, NH2 CH2, फिर क्या आ गया CH2 NH2। अब देखिए रिंग बन गई मेरे पास एक, और कितने मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है। तो जब रिंग बनाता है कोई लाइगेंड, मल्टी टाइटेंट लाइगेंड मेटल के साथ में, तो उसे बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। क्या नाम देते हैं, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। लेकिन वो जो मल्टी, अब मेरे ख्याल होगी ये चीज क्लियर होगी कि मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट क्या है। जब एक मल्टी टाइटेंट लाइगेंड क्या बनाने लग रहा है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में रिंग बनाने लग रहा है। लेकिन खास बात क्या है, तो चिलेट में क्या है, चिलेट में भी ये रिंग बनती है, लेकिन वो उस रिंग के अंदर ध्यान क्या रखना है कि जो स्टेबिलिटी है 5 से 6 मेंबर तक ही जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं बन पाएगी। यानी चिलेट और जो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट वो एक तरह से रिंग बन रहा है, लेकिन खास बात क्या है, चिलेट के अंदर एक तरह का ही ग्रुप वहां पे बॉन्ड बना रहा होगा, वहां पे एक तरह का ग्रुप ही क्या बना रहा होगा, बॉन्ड बनाने लग रहा होगा। और ये जो चीज स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेगी, इसे हम लोग नाम देते हैं चिलेट इफेक्ट। अब बात कर लेते हैं लाइगेंड्स की भी, कि लाइगेंड्स का क्या इफेक्ट आ रहा है। तो देखिए लाइगेंड्स का ये इफेक्ट आ रहा है कि जितनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ लाइगेंड की होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। यानी आप ये कह सकते हो स्टेबिलिटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। यानी लाइगेंड जितना ज्यादा बेसिक नेचर शो करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली डोनेट करेगा, आसानी से डोनेट करेगा, उतनी ही बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और जितनी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्टेबिलिटी भी क्या होगी कॉम्प्लेक्स की, उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। अब यहां बात करें चार्ज ऑफ लाइगेंड की, तो चार्ज ऑफ लाइगेंड के अंदर ध्यान क्या रखना है, साइज जितना लाइगेंड का छोटा होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी,
उतनी ज्यादा क्या की स्टेबिलिटी आएगी। तो देखिए F नेगेटिव से जो है उसके कॉम्प्लेक्सेस Cl नेगेटिव से ज्यादा स्टेबल होंगे वहां पे। तो यही चीज ध्यान रखनी है, साइज का बड़ा मैटर है, साइज का बहुत ही ज्यादा मैटर है। और चार्ज की बात करें तो जितना ज्यादा हाई चार्ज आएगा, जितना ज्यादा हाई चार्ज होगा, हाई चार्ज की वजह से उतनी ही स्टेबिलिटी भी क्या होती चली जाएगी, हाई होती चली जाएगी। यानी जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा स्टेबिलिटी भी वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। आई होप ये सारी चीजें आपको नेचर ऑफ लाइगेंड के अंदर क्लैरिफाई हो गई हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब देखो बात करते हैं सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, मेटल कार्बोनाइड। क्या चीज है, देखिए यहाँ पे जो मेटल है, जो मेटल हमारे पास में है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या कर रही है, कंबाइन करने से लग रही है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके बॉन्ड बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसकी बॉन्डिंग जो होती है स्पेशल टाइप की आती है, और उस बॉन्डिंग को हम लोग नाम देते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज अ सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से जो उसके बॉन्ड है वो काफी ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो जब ये मेटल के साथ देखिए मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बना रही है, एक ही न्यूक्लियस है उसके साथ में कॉम्प्लेक्स बनाने लग रही है। यहाँ आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, ये कॉम्प्लेक्स क्या बन गया, टेट्राहीड्रल। दिस इज योर टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स। मिडल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से वेरियस कॉम्प्लेक्स बनने लग रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस बनाने लग रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मेटल, ये सारे क्या मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये क्या देखिए हमारे पास में क्या डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे दो मेटल्स आ गए। तो खास बात कि जितने भी आपके मोनो होते हैं ना, ये ज्यादातर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या वोलेटाइल होकर अपनी वेपरस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज जितने भी मेटल कार्बोनाइड्स होते हैं दे एग्जिस्ट एज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर हमेशा। अब कैसे हम इनको प्रिपेयर करते हैं, देखिए कुछ नहीं करना, निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर डाल दो, हीट कर दो, कंटेनर क्लोज करके ये बन जाएगा। आप इसको भी ऐसे कर दो, यहाँ पे बस टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस कर दो और हाई प्रेशर कर दो, पेंटाकार्बोनाइल आयरन बन जाएगा वहां पे। तो देखिए अभी जो बताया था मोस्टली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे, विद द एक्सेप्शन ऑफ मोनोन्यूक्लियर जो कि क्या होते हैं वोलेटाइल। यानी ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, वोलेटाइल फॉर्म में। जबकि जो कॉम्प्लेक्स है निकल और आयरन के वो जनरली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सारे के सारे हाइड्रोकार्बन के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं आराम से। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन के अंदर जैसे बेंजीन, टॉलिन, इन सब के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ गई, आयरन का जो पेंटाकार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है, जो उसका डाइमर आने लग रहा है, वो एक एक्सेप्शन है, वो इन सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। खास बात क्या है, इनकी बॉन्डिंग अभी हम लोग देखते हैं। तो बॉन्डिंग के अंदर क्या दिखाई देता है सिनर्जिक बॉन्डिंग में, कि यहाँ पे पाई बॉन्ड भी बनता है और सिग्मा बॉन्ड भी बनता है। इसीलिए इसके पास दोनों कैरेक्टर्स आते हैं, सिग्मा बॉन्ड के कैरेक्टर्स भी आते हैं और साथ ही साथ पाई बॉन्ड के भी कैरेक्टर्स आते हैं। अब देखते हैं बॉन्डिंग की बात करते हैं, जिसको हम लोग इतनी देर से डिस्कस करने हैं। देखिए बात करते हैं बॉन्डिंग जो मेटल कार्बोनाइल में कैसे आने लग रही है। बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज अ सिनर्जी बॉन्डिंग। सिनर्जी का मतलब है एक हाथ दे एक हाथ ले। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास में, मैंने दो ऑर्बिटल अलग अलग करके दिखा लिए। एक सिग्मा बॉन्ड के लिए रेडी किया, दूसरा पाई बॉन्ड के लिए रेडी किया। सिग्मा के केस में क्या हो रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कहता है कि भाई तुम मेरे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ले लो और मेरे साथ तुम एक सिग्मा बॉन्ड बना दो ऐसे। तो यही हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड से मेटल ने, जो मेटल का डी ऑर्बिटल है उसके साथ उसने क्लब किया और एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं देखूं तो मेटल का ये कुछ इस तरह से ऑर्बिटल्स मेरे पास में आने लग रहे हैं। तो और ये आगे कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहां से इसने क्या किया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ले लिए कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन बदले में क्या किया उसने, अपने जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करने शुरू कर दिए। तो यानी यहां से पाई इलेक्ट्रॉन, यानी एक हाथ से ये रेड कलर के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लिए और दूसरे हाथ से ब्लू कलर के पाई इलेक्ट्रॉन्स देने शुरू कर दिए। सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से सिग्मा ओवरलैप वहां पे बन गया, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना। लेकिन साथ ही साथ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे मेटल के पास, जो पाई इलेक्ट्रॉन थे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, वो उसने उसको डोनेट कर दिए यहां से। और ये क्या बन गया, देखिए एक पाई बॉन्ड साथ में। यानी इसी वजह से जो मेटल कार्बोनाइल है, उन मेटल कार्बोनाइल्स के जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दैट इज द रीजन। अब मेटल कार्बोनाइल की स्टेबिलिटी और उसके जो बॉन्डिंग थी और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लैरिफाई है। अब मूव करते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इंपोर्टेंस। क्या क्या इंपोर्टेंस है, चले मूव करते हैं हम लास्ट टॉपिक की तरफ। और लास्ट टॉपिक क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
कहां पे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग यूज करते हैं? सबसे पहले आ गया एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस। देखिए पानी के अंदर कितनी हार्डनेस है, देखिए वाटर के अंदर जो हार्डनेस आती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से आती है, लेकिन वो हार्डनेस है कितनी, इस चीज को हमको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग बाय टाइट्रेटिंग इट विद द EDTA। लेकिन EDTA करता क्या वहां पे? वो सोडियम के साथ में EDTA क्या करता है? एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी फिर से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना, तो वाटर की हार्डनेस की एस्टिमेशन में भी हम इसे यूज करेंगे। वहीं पे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें, मान लीजिए मेरे पास ये तीनों मेटल एक साथ से किसी कंटेनर में प्रेजेंट है मिक्सचर की फॉर्म में, मैं चाहता हूं इनको सेपरेट करना, अलग अलग कर लूं मैं। तो इनको अलग अलग करने के लिए मैंने सिंपल सा क्या किया, एक ये सारे के सारे कहां पे लाई करते हैं? ग्रुप 1 के अंदर, तीनों PB HG एंड AG, तीनों का एक मिक्सचर है, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया NH3 तीनों के मिक्सचर में। जब NH3 ऐड किया तो जो AgCl है वो तो NH3 से रिएक्ट करके इसका एक कॉम्प्लेक्स बना देगा AgNH3 ट्वाइस Cl। अब जो ये कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स आराम से घुल जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। सॉल्युबल हो गया तो मैंने इस तरह से इसको सेपरेट कर लिया, लेकिन खास बात क्या, फिर से मैंने इनकी सेपरेशन, जो Ag की सेपरेशन की है, इट इज बाय कोऑर्डिनेशन, बाय मेकिंग इट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया और तभी जाके ये क्या हो पाया? सेपरेट हो पाया। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग, देखिए गोल्ड की कई बार इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब हम करते हैं, गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर के ऊपर, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के टाइम पे हम लोग एक मीडियम मेंटेन करके चलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर एक कंपाउंड हम लोग बनाते हैं वहां पे इसका K3CuOH होल थ्राइस का, मतलब इस कंपाउंड को जो हम लोग इसके OH नहीं CN6, यानी जब इस कंपाउंड को हम लोग इसके साथ में क्लब करने लग रहे हैं, तो क्लब करने के बाद में जो हमारे पास में इलेक्ट्रोप्लेटिंग बड़ी स्मूथली हो जाती है। लेकिन फिर से क्या यूज किया? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वाटर ट्रीटमेंट, देखिए पानी को साफ करने के लिए क्लास 11 में भी पढ़ा था आपने कि सोडियम मेटा फॉस्फेट को यूज किया जाता है। कहां यूज करते हैं इसको? कैल्गोन प्रोसेस के अंदर, कैल्गोन प्रोसेस के नाम से आया करता था, सेस्क्यूट्राइजिंग एजेंट। तो कैल्गोन प्रोसेस में हम लोग पानी को साफ करने में, वाटर ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं। वाटर ट्रीटमेंट मैंने 2 बार लिख दिया। डाई के अंदर देखिए, कपड़े के ऊपर जो हमें डाई करनी होती है तो हम लोग जनरली ज्यादातर क्या यूज करते हैं? मोर्डेंट डाई करते, तो हम वेट डाई भी है, लेकिन मोर्डेंट डाई में सबसे बेस्ट एग्जांपल आ गया FeOH होल थ्राइस। ये कपड़े के ऊपर जब मुझे डाई करना है रेड कलर, आराम से मैं इससे कर पाऊंगा। वहां पे वो कपड़े के ऊपर क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के अटैच हो जाए, सॉरी कपड़े के ऊपर क्या होगा? एडजॉर्ब हो जाएगा। लेकिन है क्या इन एक्चुअल? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आजकल ज्यादातर ये भी है कि AlOH होल थ्राइस को भी कॉम्प्लेक्स को यूज करने लगे हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। बायोलॉजिकल सिस्टम देखिए दुनिया भरी पड़ी है, नेचर हमारी बायोलॉजिकल कंपाउंड में, और ज्यादातर जो कंपाउंड्स हैं हमारे वो सारे के सारे क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें अगर बात करें हम ब्लड की, तो ब्लड एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। किसका? आयरन का। स्टारफिश के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आ रहा है, कोई जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है। वहीं पे अगर मैं क्लोरोफिल देखूं तो क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम आ रहा है। क्लोरोफिल के अंदर क्या आ रहा है? मैग्नीशियम आने लग रहा है, जो अपना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने लग रहा है। वहीं पे अगर मैं बात करूं विटामिन B12 की, तो कोबाल्ट अपनी 3 पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है, अपना एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वहां पे। यानी ये काफी चीजें हैं जहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना के ही सारा का सारा जो नेचुरल प्रोसेस है वो हो पा रहा है। वहीं पे बात करें कैटलिस्ट, बहुत सारे ऐसे कैटलिस्ट हैं, जैसे विल्किंसंस कैटलिस्ट है, ठीक है। विल्किंसंस कैटलिस्ट कहां यूज करते हैं? जनरली हम लोग गैसोलीन की प्रिपरेशन के अंदर हम लोग यूज करते होते हैं। ये भी क्या है? एक तरह का ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। किस चीज का? TiCl4 का। देखिए टाइटेनियम क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स है। टाइटेनियम क्लोराइड के अंदर मैं इसके अंदर क्या करता हूं? ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम को ऐड कर देता हूं। लेकिन है क्या चीज? फिर से ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स।
तो इस तरह से देखिए दुनिया में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं ज्यादातर में आज के टाइम में नेचुरली या कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। आई होप व्यूअर्स आप सबको ये चीज क्लैरिफाई हुई। अगर चैनल से आपको कुछ इससे बेनिफिट हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।